हेलो एवरीवन, सभी साथियों नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो डीआरडीओ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो कि हमारा मॉक टेस्ट है। काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे सर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए मॉक टेस्ट नहीं करवाओगे। तो ये जो क्लास है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो क्लास है वो आप लोगों की सपोर्ट से चलेगी। ठीक है, पहली बात, अगर आप इस वीडियो को, पहली वीडियो ही है मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक डीआरडीओ के लिए, अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया और मैं इसमें आपको कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा और 20 में से आपका जो स्कोर हो, सभी साथियों का कम से कम 18 क्वेश्चन आना चाहिए सही। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा। और हाँ, आपका वीडियो संबंधित जो भी सुझाव हो आप लोग हमें कमेंट करके वो भी बता देना है, ठीक है। और हाँ, एक चेक ये कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। रेड कलर की ये वाली बटन है हमारी, ये रेड कलर की, क्या आपको इसने, आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। और साथ में जो इसकी घंटी है उसको ऑल पर प्रेस किया है, वो भी आप देख लीजिए। अगर नहीं है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है तभी आप लोगों को मिलेगी, अन्यथा वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। और हाँ, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के सारे हमारे क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन और गजब तरीके से। देखो, काफी लोगों ने पहले का आंसर भी दे दिया बहुत ही शानदार तरीके से। दहन के लिए आवश्यक है, दहन मतलब कि हम किसी चीज में अगर हम आगे लगाएंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा, या ईंधन ऊष्मा, या ऊष्मा ऑक्सीजन, या ईंधन ऑक्सीजन। जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे एक बार। देखो, काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितने भी लोग इसका लगा रहे हैं क्या, ए आंसर, जितने भी साथियों ने ए आंसर लगाया है वो एकदम सही हो जाएंगे बहुत ही बेहतरीन और गजब तरीके से। देखो, हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी चीज में आग लगाएंगे उसमें हमें क्या क्या चाहिए, ईंधन भी चाहिए। ऑक्सीजन के बिना, या ये बात याद रखना, एक बार प्रैक्टिकल भी करके देखना, किसी चीज में आग लगा देना और उसको किसी बर्तन से ढक देना, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद क्या देखेंगे, वो बुझ जाएगी। इसलिए हमें ईंधन के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और ऊष्मा भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन और प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट का है। ठीक है, बताइए, लकड़ी का बना हथौड़ा। क्या बात है यार, इतना इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि लोको पायलट में पूछा गया था। क्या बात है, चलिए जल्दी फटाफट बताइए, सभी लोग साथी करके कमेंट करेंगे। लकड़ी का जो बना हथौड़ा होता है वो क्या होता है, मैलेट होता है, वाल पिन हैमर होता है, या स्ट्रेट पिन हैमर होता है, या क्रॉस पिन हैमर होता है। सभी लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे। लकड़ी का बना हथौड़ा, आप देखो, लकड़ी का बना हथौड़ा किसके पास होता है, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी जो लोहे के, जो हमारे हल्के लोहे के जैसे बक्से वगैरह आपने देखा होगा, शादी में बक्से वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, वो लकड़ी के हथौड़े का ही उसमें प्रयोग करते हैं, ना कि उसमें वेल पेन हैमर, ना स्ट्रेट पेन हैमर, ना ही क्रॉस पेन हैमर का। हम किसका प्रयोग करेंगे, मैलेट का प्रयोग करेंगे। बहुत ही गजब तरीके से एकदम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी ट्रेनिंग क्या है, जितने भी हमारे साथी ऐसे हैं जो ए आंसर इसका कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और हाँ, अगर इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये देखो, हमेशा याद रखना, ये जो होता है ना मैलेट जो होता है वो किसका बना होता है, आप बताएंगे लकड़ी का बना होता है। कई बार ये एग्जाम में आया है, ठीक है। और सीट मेटल के लिए किया जाता है। जो हमारी सीट मेटल होती है, कभी पिचक जाती है, अंदर हो जाती है, बाहर हो जाती है, उनको सही करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। आप लोग बोलेंगे सर हम मैलेट का प्रयोग। और जो मैलेट जो होती है, लकड़ी जो होती है, वो किस किस की होती है, देखो, शीशम की भी हो सकती है, इमली की भी हो सकती है, सागौन की भी हो सकती है। मतलब जो कठोर लकड़ी होती है उसका हम इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, और जो इसका प्रयोग ज्यादातर कौन प्रयोग करता है, बड़े भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लेके चलते हैं। देखो सभी लोगों का, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट का है। आप ये मत देखो ये क्वेश्चन लोको पायलट के, आप सिर्फ ये देखो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है और प्रीवियस क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, वायर गेज का उपयोग नापने के लिए किया जाता है। जो हमारा वायर गेज होता है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या होता है, एक मिनट, हाँ पता, पहले बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे। हाँ, ऑनलाइन लीके यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के लिए, या तार की लंबाई के लिए, या तार का ओवरलाइन जो हमारे 4G या व्यास होता है, यानी जो तार होता है उसके व्यास को मापने के लिए, या अचालक आवरण की मोटाई के लिए। बताइए, जो वायर गेज होता है उसके क्या नापते होता है। जल्दी सभी लोग कमेंट करें फटाफट, इसका सही आंसर क्या है, बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा
जो हमारा तार का व्यास होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज यानी कि उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, तार का व्यास मापने के लिए करते हैं। जितने भी लोग इसका सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और हाँ साथियों, जो भी साथी इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कराऊंगा, अगर 20 में से 20 लाता है तो वो हमें कमेंट करे, उसको मैं जीमेल पे मैसेज करूंगा और उसको कुछ ना कुछ प्राइज जरूर दूंगा। क्या दूंगा? प्राइज जरूर दूंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, जो वायर गेज होता है यानी जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, उसका जो माप होता है वो कितने से कितना, तो आप बोलेंगे सर 0 से लेके 36 होता है। ठीक है, कितने, ये 0 से लेके 36 होता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसका ये भी आप लोग फैक्ट याद रख लें। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए और तीनों आपके पूरे, एक भी गलत नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आपको लेके चलते हैं फटाफट। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, इसरो में पूछा गया भाई। ये क्वेश्चन इसरो का है प्रीवियस। आवेश के प्रवाह को दर क्या कहते हैं? ये वोल्ट था, धारा, कूलाम या शक्ति? बताइए जल्दी, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, सभी लोग फटाफट इसका कमेंट करेंगे। आवेश के प्रवाह यानी कि द रेट ऑफ फॉलो ऑफ द चार्ज द टर्मिनेट अस। बताइए जल्दी, सभी लोग बताएंगे। हाँ, वोल्टेज, करंट, कूलाम, पावर। बताइए जल्दी से 4 नंबर का कमेंट करेंगे फटाफट। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, यानी कि जितने भी साथी हमारे ऐसे हैं जो इसका बी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे सर धारा यानी कि करंट। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात। देखो, और हाँ, एक फैक्ट हमेशा याद रखना, विद्युत परिपथ में जो हमारी विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट जल्दी से। विद्युत धारा मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्या बात है, जल्दी से बताइए सभी लोग, बहुत बढ़िया। यानी कि विद्युत धारा मापने के लिए हम किसका, एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आप याद रख लेना, एमीटर का प्रयोग हम किसका करेंगे? हम विद्युत धारा आवेश, मतलब विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करेंगे। और हाँ, एक बात और याद रखना, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ कैसे होते हैं? आप बताएंगे सर। यानी कि जो हमारी विद्युत धारा होती है, उसका जो चाहे परिणाम हो चाहे हमारा समय हो, वो क्या होता है? बदलता रहता है। किसका? विद्युत धारा का, यानी कि हम कह सकते हैं करंट का। और हाँ, जो डीसी होती है, इसका डीसी जो होती है ना, डीसी हमारी, उसका क्या होता है? वो एक नियत रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और हाँ, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जल्दी सभी लोग कमेंट बताएंगे, जल्दी सभी लोग कमेंट बताएंगे। विद्युत धारा फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी? 50 हर्ट्ज होती है। और डीसी कितनी होती है? डीसी की हमारी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, इन फैक्टरों को आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा होता है। देखो, अभी मैंने बताया और क्वेश्चन भी आ चुका है, देखो आपकी स्क्रीन पर। अभी मैंने बताया नहीं बताया, डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर, जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट इसका, बताइए सभी लोग फटाफट। डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा होता है, बताइए जल्दी सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति गुणांक पूछा गया, अच्छा, तो बिल्कुल सही, यूनिटी हो जाएगा, यानी कि इकाई। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ये पूछता कि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो आप लगाएंगे 0। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, इसलिए शक्ति गुणांक यानी शक्ति गुणक हमेशा जो होता है वो इकाई यानी कि यूनिट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको लेके चलते हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया कि नहीं करवाया था? भारत में एसी शक्ति यानी कि जो विद्युत धारा होती है हमारी, जो एसी अल्टरनेट करंट होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? तो बता, जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, एकदम सही आंसर का जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। एक भी ऐसा साथी नहीं होगा, मैंने अभी 5 करा थे, 5 में से 5 सही होने चाहिए सबके। मैं बता रहा हूँ 5 में से 5 सही होना चाहिए। 6वां नंबर आपके क्वेश्चन पर है, बिल्कुल सही। जितने भी लोग इसका लगा रहे हैं बी आंसर, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी? भारत में। और अमेरिका में कितनी होती है? अमेरिका की जो होती है वो होती है 60 हर्ट्ज।
कितनी होती है 60 हर्ट्ज, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार और गजब तरीके से। और हाँ, अगर यहीं पे एसी की जगह डीसी होता तो क्या होता, ये एसी है हमारी यहाँ पर, अब एसी की जगह यहाँ पर अगर डीसी होती, डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, आप बताएंगे कि शून्य होती है। कैसी होती है, शून्य होती है, ठीक है। यहाँ पर अभी लिख नहीं पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो बिल्कुल सही, बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, किसी शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति फैक्टर क्या होता है, किसी शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति फैक्टर क्या होता है। सभी लोग कमेंट करें फटाफट, बताइए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जितने भी ट्रेनी हमारे ए आंसर दे रहे हैं, यानी कि ए आंसर बिल्कुल सही आंसर, आप लोगों का ए आंसर सही हो जाएगा। और हाँ, जो हमेशा याद रखना, प्रेरकीय, एक थोड़ा सा पॉइंट लिख लो, प्रेरकीय या हम कह सकते हैं यथार्थीय परिपथ में जो शक्ति गुणांक कैसा होता है, शक्ति गुणक कैसा होता है, वो हमेशा अग्रगामी, यानी हम कह सकते हैं फॉरवर्ड या पश्चगामी, या तो कह सकते हैं अग्रगामी, पश्चगामी या फॉरवर्ड, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं। इसका फर्स्ट आंसर इसका यानी कि ए वाला सही हो जाएगा, इसको याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत रोधी में उच्च तापमान सहने की अधिक क्षमता है, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या वल्केनाइज्ड विद्युत रोधी रबड़ या फिर कागज। बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसका हो जाएगा टेफ्लॉन। ये आंसर एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन और गजब तरीके से सही आंसर हो जाएगा। देखो ये एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से विद्युत रोधी को उच्च तापमान को सहने की क्षमता, अत्यधिक क्षमता जो होती है वो टेफ्लॉन होती है। बहुत ही शानदार और गजब तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आगे के लिए ये रहा क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम या आयरन। क्या मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप दे सकते हो, बताइए क्या इसका आंसर कोई भी ऐसा साथी है जो इसका आंसर नहीं दे सकता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी कि राइट आंसर सिल्वर, बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग इसका बी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके चलते हैं। देखो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, पीवीसी केबल में वोल्टेज परास होती है 250 वोल्टेज, 660 वोल्टेज, या हम कह सकते हैं क्या 660 वोल्टेज के बाद, या फिर ए बी दोनों, या फिर 290। चलिए बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे। पीवीसी केबल में वोल्टेज परास, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, सी वाले एकदम सही हो जाएंगे जितने भी लोग इसका लगा रहे हैं पीवीसी, ठीक है। चलिए सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक केबल का विवरण 7/20 है, इसमें तार हैं, मतलब कि मैं आपको बता दूं जैसे कि ये है 7/20, इसमें टोटल क्या हो गया, ये हो गया, लेकिन उसने ये पूछा तार कितने हैं, तार कितने हैं तो वो हमें बताने थे यार, तार ही तो बताने हैं। यानी जब टोटल में से एक बात बताओ, जब 20 थे, अब 20 में से ऊपर है हमारे 7/20, तो यही तो हो जाएगा टोटल तार 7, तो 7 कहाँ पर है, 20 मत लगाओ यार, बिल्कुल सही, ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही गजब और बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यार इतना अच्छा क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, भार सेल, शुष्क सेल, सौर सेल, एलईडी, बताओ कौन करता है, बताओ जल्दी से सभी साथी इसका कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी लोग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आप बोलेंगे सर जो हमारा शुष्क सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, ये बात कन्फर्म हो जाएगी, हम कहेंगे बिल्कुल। अब हम शुष्क सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल कितना होता है, बिल्कुल आप इसको याद रखें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, 1.4 से लेके 1.5 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो।
मैं फिर बोल रहा हूं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हमारा शुष्क सेल करता है, और शुष्क सेल का जो ईएमएफ यानी विद्युत भागबल जो होता है वो 1.5 से लेके वो 1.4 से लेके 1.5 होता है। और इसका शुष्क सेल में जो होता है ना, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं आप बताएं? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका? फिर एक फैक्ट लिख लो, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है। और हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शुष्क सेल का प्रयोग हम किस किस में कर सकते हैं? आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च में हम किसका प्रयोग करते हैं? शुष्क सेल का। टेलीफोन में शुष्क सेल का। विद्युत घंटी में शुष्क सेल का। कैमरा में शुष्क सेल का। दीवार घड़ी में शुष्क सेल का। और जो हमारे खिलौने होते हैं शुष्क सेल का। टेप रिकॉर्डर होते हैं शुष्क सेल का। मैंने इतने आपको बता दी फैक्ट, इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, समांतर में जुड़े सेलों का उद्देश्य क्या होता है? जैसे हमारे अगर कोई एक समांतर है, एक समांतर क्रम है, उसमें हम सेल जोड़ देंगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि होगी, या वोल्टता निर्गम में वृद्धि होगी, या धारा क्षमता में वृद्धि होगी, या धारा क्षमता में कमी होगी? बताइए, किसमें पूछा उसने? समांतर में जुड़े सेलों का संयोजन पूछा है। अगर हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, यानी कि हम जब उसमें जोड़ देंगे तो धारा क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हाँ, सेल का वोल्टेज जो इसमें जो वोल्टेज है वो कैसा होता है? बराबर। और विपरीत था, बैटरी में श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है? तो प्रत्येक साल में बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कोई इसमें ज्यादा बताने लायक नहीं था, तो एक बार फिर कहना चाहूंगा, समांतर में जो सेल जुड़े होते हैं, सेल को जोड़ देते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है उसमें धारा क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक संयोजनों को साफ करने के लिए विशेष विलायक प्रयुक्त होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन संयोजन होता है साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बताइए, किसका प्रयोग करेंगे? आप बोलेंगे सर पेट्रोल का कर देंगे। नहीं मेरे भाई, हम इसमें पेट्रोल का प्रयोग नहीं करेंगे, और ना ही कार्बोनेटेड जल का प्रयोग करेंगे, और ना ही इसमें नाइट्रोजन का। हम करेंगे आइसोप्रोपाइल एल्केन का। ये आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। रासायनिक सेल में धारा का चालन होता है। यार ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2 बार। बताइए, रासायनिक सेल में धारा का चालन जो हमेशा होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक आयंस के द्वारा, केवल धनात्मक आयंस के द्वारा, केवल ऋणात्मक आयंस के द्वारा, या धनात्मक आयन के द्वारा? बताइए। जो रासायनिक सेल होते हैं उसमें जो आयन होता है, जैसे कि ये हमारा एक कह सकते हैं एक रासायनिक सेल है ये, ठीक है, और ये इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो रासायनिक सेल का जो धारा का चालन होता है वो कैसे होता है? वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। कैसे होता है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। अब इस बात को आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल सही। ये आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या? ये आंसर। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका सही आंसर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी। हाँ, क्या बात है। बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता निर्भर करती है प्लेट्स की मोटाई पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेट की संख्या तथा क्षेत्रफल पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, सभी लोग कमेंट करिए जल्दी, सभी लोग। चलिए बताइए, बैटरी की एम्पियर हावर्स कक्षा निर्भर किस पर करती है? तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं सर, प्लेटों की संख्या पर तथा क्षेत्रफल पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी था इसमें? कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी था? कुछ भी नहीं था। और हाँ, जो स्टोरेज बैटरी की क्षमता जो निम्न पर निर्भर करती है, किस किस पर निर्भर करती है? बैटरी की एम्पियर दक्षता, जो हम कह सकते हैं एम्पियर हावर्स, तो किस किस पर? तापमान पर निर्भर करती है, डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है, प्लेटों की संख्या तथा विमा पर, इलेक्ट्रोविशिष्ट पर निर्भर करती है, या इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर, इलेक्ट्रोलाइट की घनत्व पर, यानी देखा जाए सभी पर करती है, सिर्फ प्लेट की मोटाई, उसके बीच की दूरी पर नहीं करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट वाला, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सी आंसर सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लगाते हैं। एक संचायक सेल में चार्जिंग अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व कितना होता है? तो एक जो चार्ज होता है हमारा, अगर वो चार्ज हो सही से तो वो कितना होता है? तो आप याद रख लें,
1250 से लेके 1280 सीधा दिमाग में रख लें और कुछ नहीं। अगर पॉइंट से याद करोगे 1.250 1.280 तो 1250 1280 याद रख लें दिमाग में। आज के बाद नहीं भूलोगे, याद रखना 12 12.5 1280 याद रख लो, ठीक है। बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। बैटरी की क्षमता मापी जाती है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में रखेंगे। ये वीडियो जब खत्म हो जाए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। ये आप लोगों के लिए चैलेंज है, ठीक है। आप लोग ईमानदारी से इस क्वेश्चन अभी मत दो, क्वेश्चन जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर पर हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो आप लोग बोले सर हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम अपेक्षित घनत्व नापने के लिए करते हैं, इसमें कुछ सोचने समझने के लिए है? बोले नहीं, तो ये आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ, पूर्ण आवेश सीसा अम्ल सेल का अपेक्षित घनत्व कितना है? जब पूर्ण तरीके से हमारा जो आवेश सीसा अम्ल सेल होता है, जब वो चार्ज हो जाएगा तो वो कितना मतलब घनत्व हो जाएगा? तो आप बोले सर इसका घनत्व है 1.28, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी, ठीक है। सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैंने आज आपको T20 सीरीज करवाई। T20 में जिस साथी के 20 में से 20 आए हैं, मैं देख लूंगा किसके आए और उसको मैं मेल कर दूंगा, और जो भी प्राइस होगी मेरी तरफ से उसको दी जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप रोजाना इस तरह की मॉक टेस्ट चाहते हो, ये सिर्फ, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग सपोर्ट से चलेगी। अगर आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हो तो नहीं चल पाएगी, क्योंकि वीडियो बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, पीडीएफ बनाने में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उसमें सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अपने यार दोस्त चाहने वालों को जरूर शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना है तो आप लोग हमें कमेंट करके वो भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।